अर्थ अपनी कॉफी पीकर रूम में वापस आया तो उसने देखा वैदेही बेड पर सोई हुई थी। उसके बाल अर्थ के पिलो तक बिखरे हुए थे। उसकी मासूमियत चेहरे पर छलक रही है। अर्थ रेस्ट करने की जगह रूम का डोर खोलकर बाहर आ गया और हॉल में पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। दादाजी के कानों तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगी। दादाजी फौरन ही अर्थ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्थ एक पिलो को अपने बाजुओं के बीच दबाकर सोफे पर आराम से सो रहा था। उसके लिए उस सोफे पर एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था, अपनी 6 फीट 2 इंच हाइट की वजह से। लेकिन फिर भी वो उस सोफे पर सो रहा था। उसकी नींद में भी एक अनोखी बेचैनी थी। दादाजी ने आराम से सो रहे अर्थ को न जगाते हुए अपने एक सर्वेंट को एक जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने आज रात के डिनर के बाद एक ऐसा प्लान बनाया जिसे उनका शातिर पोता अर्थ भी फेल नहीं कर सकता था। क्यों? इसका सीधा जवाब यही है कि अर्थ की रगों में भी दादाजी का ही खून दौड़ रहा था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। वैदेही अपने रूम से बाहर आई तो वो हॉल की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में हल्की सी नींद थी। हॉल में आते ही उसकी नजर सोफे पर सिकुड़कर सो रहे अर्थ पर पड़ी। उसके मन से सिर्फ यही बात निकली कि क्या अर्थ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो उसे अवॉइड करने के लिए वो नीचे हॉल में सोफे पर अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो रहे हैं। एक जाना पहचाना पर बेहद चुभने वाला दर्द उसे महसूस हुआ। तभी दादाजी हॉल में आ गए। उन्होंने वैदेही से कहा, वैदेही, अर्थ को उठा दो, हम सब साथ में वॉक पर चलते हैं। मैं भी अपनी बहू से बातें करना चाहता हूँ। उनकी आवाज में प्यार झलक रहा था, पर उसके आसपास एक नई योजना भी आकार ले रही थी। वैदेही ने सर झुकाकर जी दादाजी कहा और अब वो अर्थ को उठाने के लिए घबराती हुई उसके पास आ गई। उसे डर था कि अर्थ गुस्सा न हो जाए। उसने अर्थ को शोल्डर से हिलाते हुए कहा, अर्थ उठ जाइए, देखिए दादाजी आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। अर्थ को डीप स्लीप नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसकी आंख वैदेही के इतना कहने भर से ही खुल गई। उसने देखा तो उसकी सोफे के एक तरफ दादाजी और दूसरी तरफ वैदेही खड़ी थी। दोनों ही अर्थ की तरफ देख रहे थे। जब अर्थ ने कहा, Why are you looking at me like this? क्या मैं कोई जोकर लग रहा हूँ आप लोगों को? उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ थी। बेटा, तू बहू के साथ रूम में क्यों नहीं सोया? आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी हो। दादाजी ने अर्थ को समझाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक सख्ती थी। वो मैं वैदेही की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए नीचे हॉल में आकर सो गया था। अर्थ ने सफाई दी। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। अब उठो और रेडी हो जाओ, हम तीनों वॉक पर चल रहे हैं, दादाजी ने आदेश देते हुए कहा। दादाजी का कहा अर्थ कैसे टाल सकता था। वो फौरन ही वहां से उठकर रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी ही चेंज करके जीन्स टी शर्ट और उसके ऊपर एक लॉन्ग जैकेट डाली। अर्थ अब नीचे आ चुका था। दादाजी और वैदेही दोनों ही नीचे बैठकर अर्थ का इंतजार कर रहे थे। अर्थ आया तो दादाजी ने दोनों से कहा, अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो दोनों मेरे साथ, फिर लौटकर हम लोग डिनर करेंगे। दादाजी दोनों को लेकर वॉक पर निकल चुके थे। अर्थ दादाजी और वैदेही के साथ कदम ना मिलाते हुए आगे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके कदम तब धीमे हुए जब उसने अपने दादाजी को अपनी ही पोल वैदेही के सामने खोलते हुए सुना। उसे असल में डर इस बात का था कि कहीं दादाजी वैदेही को उसके पास्ट के बारे में ना बता दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्थ का बना बनाया प्लान चौपट हो जाने वाला था। क्योंकि उसने सोच कर रखा था कि वो शख्स देवांश होगा जो वैदेही को सारा सच अपने मुंह से बताएगा। लिहाजा स्थिति को भांपते हुए अर्थ ने अपनी स्पीड स्लो करते हुए दादाजी के पास आ गया। पास आते ही उसने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया। दादाजी ने वैदेही से कहा, बेटा, अब तुम अपने बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? दादाजी, मेरे घर में मेरे अलावा अब सिर्फ मेरे भाई है जो मुझ पर जान छिड़कते हैं। अब कुछ टाइम से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे यकीन है जल्दी ही वो सब ठीक कर लेंगे, वैदेही ने धीरे से बताया। उसकी आवाज में अपने भाई देवांश के लिए प्यार था। तो बेटा, स्टडीज का क्या हुआ तुम्हारी? कहाँ तक पढ़ी हुई हो तुम? दादाजी ने पूछा। दादाजी, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ ही था जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो बस फिर काम करना स्टडीज करने से ज्यादा जरूरी हो गया, वैदेही ने उदासी से बताया। अर्थ, बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहू की स्टडीज को पूरा कराना। मैं अपनी बेटी का सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ, दादाजी ने अर्थ को ऑर्डर देते हुए कहा। चीता दो, अर्थ ने सदा हुआ पर क्लियर जवाब दिया। तीनों वॉक करते हुए काफी आगे आ चुके थे। तभी दादाजी ने कहा,
बेटा इससे आगे जंगल शुरू हो जाता है, तो हम लोग यहीं से वापस चलेंगे। इसके बाद तीनों एक दूसरे से इसी तरह बातें करते हुए घर की तरफ लौट गए। तीनों के बीच में अर्थ सिर्फ सुनने का काम कर रहा था। वो अपने शब्दों को कम ही खर्च करता था। जब तीनों घर पहुंचे तो डिनर बनकर डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। जल्दी ही सबने डिनर करना स्टार्ट किया। दादाजी ने दोनों बच्चों को अपनी जिद के चलते एक ही प्लेट में खाने को मजबूर कर दिया। बेटा अर्थ, वैदेही को अपने हाथों से खाना खिलाओ। दादू, उसके हाथ हैं, वो खुद से खा सकती है। अर्थ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी झल्लाहट थी। मुझे भी पता है कि उसके हाथ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू उसे अपने हाथों से खिलाए। तो अब बस बहस नहीं, चुपचाप खिला। दादाजी ने एक और ऑर्डर अर्थ को दे दिया। उनकी आंखों में एक शरारत दिख रही थी। दादू की डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच अर्थ, सोच। अर्थ अपने आप से, अपने मन से यही कह रहा था। इसी सोच में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जो स्पून उसे वैदेही के मुंह में डालनी चाहिए उसे वो उसके गाल से टच करा रहा था। अर्थ, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा मुंह उधर नहीं है। वैदेही की बात सुनकर अर्थ ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो वाकई में स्पून कहीं और ही थी। उसने वो वैदेही के मुंह में स्पून डालते हुए अपने हाथों से उसके गाल को साफ किया। वाह, इतनी केयर! खुद ही मेरे लिए चेहरे को साफ कर रहे हैं। मुझे तो लगा था इसके लिए भी दादाजी के ऑर्डर का वेट करेंगे। वैदेही मन में सोच रही थी कि तभी अर्थ ने कहा, इट्स बेसिक मैनर्स। अरे यार, आप मेरी बातें कैसे पढ़ लेते हो मन की? वैदेही ने अर्थ से पूछा तो अर्थ ने जवाब में कहा, इट्स नॉट सो हार्ड, सब तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। आखिरकार सबका डिनर हो चुका था और अब स्वीट डिश खाने के बाद सब सोने के लिए जाने लगे। दादाजी के कहने पर उस सर्वेंट ने पहले से ही दोनों के रूम में पानी का जग और ग्लास रख दिया था। रात के होते होते ठंड और भी बढ़ने लगी थी। वहां अर्थ अपने रूम में चला गया था। वैदेही के भी कदम रूम की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने दोपहर वाली बात सोचते हुए डरते डरते हुए रूम का डोर खोला। अर्थ वॉशरूम में था और चेंज ही कर रहा था। वैदेही ने भी अपने लिए चेंज करने के लिए कपड़े निकाले। अभी तक दोनों का सामान सूटकेस में पैक था। अर्थ अब तक वॉशरूम से आ चुका था और इस वक्त उसने अपना प्रॉपर नाइट वेयर पहना हुआ था। वैदेही ने चैन की सांस ली और अब वो खुद भी वॉशरूम में आ गई। अर्थ ने सोचा कि जब सब लोग सो जाएंगे तो वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाएगा। वो अर्थ के रूम के एकदम बगल में ही था। वैदेही फ्रेश हुई, चेंज करके रूम में आई। उसने अपने बालों को खोल दिया था जो उसके कंधों और कमर पर बिखरे हुए थे। वैदेही चलते हुए बेड तक आई। उसे देखकर अर्थ ने कहा, क्या हमें एक ही बेड शेयर करना होगा? जी, यहाँ कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? वैदेही ने अर्थ से कहा और वो बेड पर आकर लेट गई। अर्थ भी बेड पर आ चुका था। बेड तो बेड, दोनों को ब्लैंकेट भी सेम ही शेयर करना था। अर्थ ने स्थिति को भांपा। कोई विकल्प नहीं होने के कारण वो वैदेही की बगल में गया और अब उसे वैदेही के अंदर से आने वाली भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी जो उसके पूरे जहन को महका रही थी। अर्थ ने वैदेही से कहा, क्या तुम थोड़ा दूर हो सकती हो? आई नीड स्पेस। उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। हो जाती अगर जगह होती तो। ऐसे तो मैं नीचे गिर जाऊंगी बेड से। वैदेही ने अर्थ को प्यार से समझाते हुए कहा। अर्थ ने भी गहरी सांस ली और अब वो अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर सबके सोने तक का इंतजार करने लगा। लेकिन अर्थ अभी अनजान था कि उसके दादाजी के दिमाग में क्या क्या खुराफात चल रही है। वैदेही थोड़ी देर में सो चुकी थी और हमेशा की तरह अर्थ की नींद उड़ी हुई थी। एक तो वैदेही का उसके इतना नजदीक होना और दूसरा उसकी स्लीपिंग प्रॉब्लम, दोनों ही इस समय साथ में मौजूद थे। अर्थ ने नोटिस किया कि वैदेही का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट चुका है। ठंड में हालत खराब हो सकती है और वैसे भी वहां तो पहाड़ी की ठंड थी। अर्थ ने वैदेही के करीब जाकर उसे ब्लैंकेट उठा दिया। अर्थ के करीब आते ही वैदेही ने उसकी तरफ करवट लेते हुए उसने अपने सर को अर्थ के सीने से लगा दिया। वो नींद में थी तो उसे कोई होश नहीं था, लेकिन अर्थ अभी भी नहीं सोया है और अब उसे वैदेही की गर्म सांसें अपनी चेस्ट पर महसूस हो रही। उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। वो फौरन वैदेही से अलग होकर वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। वैदेही गहरी नींद में थी और अर्थ जाग रहा है। अर्थ अपने ही दादाजी के बिछाए जाल में फंस चुका है। वो वैदेही के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर है और उसकी फीलिंग्स उसे बेचैन कर रही है। क्या अर्थ इस बार खुद को वैदेही से दूर रख पाएगा या इस नजदीकी से अर्थ के दिल की कठोरता पिघलेगी? दादाजी का असल प्लान क्या है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। रात के 12 बज रहे हैं। अर्थ उठकर रूम के डोर तक पहुंचता है। वो डोर का हैंडल मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। डोर खोलने की शुरुआती कोशिश जब नाकाम हुई तो अर्थ को लगा कि शायद डोर अटक चुका है, पर असल में वो डोर अटका नहीं है, बल्कि बाहर से लॉक किया गया है। यहाँ अर्थ को एक भोला बच्चा कहा जा सकता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि उसके दादाजी डोर लॉक करवा सकते हैं। लेकिन असल में दादाजी ने डोर को सर्वेंट से बोलकर उन दोनों के रूम में जाते ही रूम को लॉक करवा दिया था। इसीलिए उन्होंने एक जग पानी का भर के उनके रूम में रखवा दिया है, ताकि अर्थ और वैदेही किसी भी चीज के लिए रात में परेशान ना हो। दादाजी ने तो पूरा निश्चय कर लिया है कि वो अपने पोते को खुश देखकर ही मानेंगे। उन्होंने भी ये महसूस कर लिया है कि उनके पोते की खुशी वैदेही में है। वैदेही में वो सभी गुण हैं जो अर्थ को उसके पास्ट में हुए उस हादसे से उबार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने वैदेही की आंखों में अर्थ के लिए प्यार और फिक्र भी देखा है। इधर वैदेही भी अर्थ से सेल्फलेस प्यार करने लगी है, जिस पर उसका खुद का भी कोई बस नहीं है। वो चाहकर भी अपने आप को अर्थ के अट्रैक्शन और प्यार में खींचने से नहीं रोक पाती है। जब भी अर्थ वैदेही के करीब आता है, जब भी वो उसे छूता है, किस करता है, तो वैदेही उसे दिल से फील करती है। लेकिन शायद अर्थ में वो फीलिंग अभी मिसिंग है, या वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। अर्थ के साथ एक रूम में रहने के नाम से ही वैदेही की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो उसके करीब खींची चली जाती है। पहली बार जब वैदेही अर्थ से मिली है, तब उसने उसकी जान बचाई है। उसी दिन से वो अर्थ को पसंद करने लगी है, लेकिन ये प्यार उसे एक दिन में नहीं हुआ है। अर्थ ने हमेशा वैदेही का पूरा ख्याल रखा है, फिर चाहे उसको पार्टी वाले दिन उस शख्स से बचाना जो वैदेही पर गलत नजर डाल रहा है, या फिर उसे जंगल में अपनी बाहों में समेटकर उसे महफूज होने का एहसास देना। इसके बाद घर लाने के बाद जब वो बेहोश हो जाती है, तब भी उसने उसे अपनी बॉडी हीट से एनर्जी दी, ताकि वो अपनी जिंदगी की अगली सुबह देख पाए। अर्थ ने हमेशा ही वैदेही को प्रोटेक्ट किया है। ऐसे में इतना कुछ करने के बाद ये मान पाना बहुत मुश्किल है कि अर्थ के दिल में वैदेही के लिए कोई फीलिंग नहीं है, या फिर वो उन फीलिंग से भाग रहा है। पर फिलहाल तो दोनों एक ही रूम में एक दूसरे के साथ ट्रैप हो चुके हैं। अर्थ के पास अब वैदेही की बगल में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अर्थ वापस बेड पर आकर वैदेही की साइड में लेट जाता है। अभी भी उसे वैदेही की वो खुशबू महसूस हो रही है, जिससे वो अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहा है। लेकिन अब उसके पास सिवाय वो बिस्तर शेयर करने के और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लैंकेट पर वैदेही ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, और अर्थ के लिए बिना ब्लैंकेट के सो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। उसने वैदेही के ऊपर से ब्लैंकेट खींचने की कोशिश की, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता उसकी नींद टूट जाए। तब उसे एक ही सोल्यूशन समझ में आता है कि वो वैदेही के करीब लेट जाए। तो अब अर्थ अपने पिलो को वैदेही के पिलो के एकदम करीब करते हुए उसके करीब ही लेट जाता है। लेटते वक्त उसने वैदेही के लंबे सिल्की बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके शोल्डर पर डाल दिए। अगर उसका हाथ वैदेही के बालों पर पड़ता तो बाल खींचने से ही वैदेही की नींद टूट सकती है। अर्थ वैदेही के करीब एकदम स्ट्रेट होकर लेट जाता है। वैदेही अर्थ की तरफ पीठ करके लेटी हुई है, लेकिन इस सब के बीच अर्थ अभी अनजान है कि वैदेही इस समय जाग रही है। अर्थ को अपने करीब महसूस करते ही वो जाग गई थी। अर्थ का उसके बालों को छूना और ब्लैंकेट शेयर करने के लिए उसके एकदम करीब लेटना वैदेही को साफ साफ महसूस हो रहा है। इधर अर्थ यही सोच रहा है कि आज तो उसने किसी तरह एडजस्ट कर लिया है, लेकिन कल वो बिल्कुल वैदेही के करीब नहीं सोने वाला। वो 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, नहीं चाहता कि उसके और वैदेही के बीच नजदीकी बढ़े, उसके भीतर वैदेही के लिए फीलिंग्स डेवलप हो। वैदेही के करीब होकर भी उससे दूर जाने का द्वंद उसके मन में चलता रहा, और वो जल्दी ही सो गया। वैदेही नोटिस करती है कि अब अर्थ सो चुका है और बेड से कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो वो अपने चेहरे को अर्थ की तरफ घुमाती है। उसका चेहरा अर्थ की चेस्ट के एकदम करीब है। वैदेही अर्थ के और नजदीक आते हुए अपने सर को अर्थ की चेस्ट पर रख देती है। उसका एक हाथ अर्थ की कमर में है। वैदेही अर्थ के शरीर की गर्मी को फील करके सर्दी के एहसास को भी भूल चुकी है। अब से पहले तो वैदेही अर्थ को संभालने के लिए ही उसके रूम में रुकती है, लेकिन आज
अर्थ और वैदेही दोनों पति पत्नी के तौर पर एक रूम में बंद है। नींद में कब अर्थ ने वैदेही को अपनी बाहों में समेट लिया है, इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं हुआ। सुबह अर्थ की आंख खुली तो वो नोटिस करता है कि वैदेही उसके कंधे पर सर रखकर सोई हुई है और उसका हाथ अर्थ की कमर पर है। इतना ही नहीं, अर्थ ने भी उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ है। वैदेही की खुशबू उस पूरे बिस्तर और अब अर्थ के अंदर से भी आने लगी है। अर्थ का दिल चाह रहा है वो अब भी वैदेही को अपने आप से अलग कर दे, लेकिन वैदेही सोती हुई बहुत ही खूबसूरत और इनोसेंट लग रही है। अर्थ का दिल तो उसे जगाने के ख्याल से ही दुखने लगता है। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अच्छी नींद की इम्पोर्टेंस अच्छे से जानता है। वो खुद नींद की परेशानी से लंबे वक्त से जूझ रहा है। अर्थ वैदेही के चेहरे की तरफ ही देख रहा है। तभी वैदेही अपनी आंखें खोलती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्थ को बहुत ही प्यार से देख रही है। उसका जैसे सपना पूरा हुआ है, अर्थ की बाहों में अपनी आंखें खोलने का सपना। लेकिन अर्थ वैदेही के उठते के साथ ही वैदेही से अलग हो जाता है। वैदेही फिर भी काफी खुश है कि आज उन दोनों में इतनी नजदीकी आई है, तो कल अर्थ उसका जरूर हो जाएगा। अर्थ वहां से उठकर वॉशरूम चला जाता है। वैदेही भी ज्यादा देर बेड पर नहीं रुकती और अपने और अर्थ के कपड़ों को अपनी वार्डरोब में लगाने लगती है। अर्थ वॉशरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है। जब उसकी नजर वैदेही पर पड़ती है, जो दोनों के कपड़ों को वार्डरोब में लगा रही है। अर्थ को अपने पर्सनल काम किसी से कराने की आदत नहीं है, तो उसे वैदेही का वार्डरोब में अपने कपड़े लगाना अच्छा नहीं लगता। उसने जाकर वैदेही के हाथ को पकड़कर उसे रोक दिया। मेरे कपड़े वार्डरोब में मैं खुद लगा लूंगा, तुम सिर्फ अपना काम करो। वैदेही ने अर्थ से इस पर कोई बहस नहीं की। उसने बस अपने कपड़े वार्डरोब में लगाने शुरू कर दिए। अर्थ ऐसे ही बाथरोब पहने हुए ही अपने कपड़े वार्डरोब में लगाने लगता है। उसने वैदेही से स्ट्रिक्टली कहा कि उसके कपड़े अर्थ के कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। वो नहीं चाहता है कि वो किसी लड़की के कपड़ों को इस तरह से हाथ लगाए। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ये बोलकर वैदेही अपने लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चली जाती है। इस बीच अर्थ ये सोचने लगा कि जब सब लोग सो जाएंगे तो वो गेस्ट रूम में जाकर सो जाएगा, जिसमें लास्ट टाइम वैदेही को रखा गया था। जब वो अर्थ के साथ आती है, वो अर्थ के रूम के एकदम बगल में ही है। तभी वैदेही फ्रेश होकर चेंज करके रूम में आती है। उसने इस समय अपने बालों को खोल दिया है, जो उसके कंधों और कमर पर बिखरे हुए हैं। अर्थ ने जल्दी ही कपड़े पहने और जैसे ही रूम से बाहर जाने को हुआ तो उसे ख्याल आया कि डोर अभी भी अटका हुआ है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई। कहीं ये सब दादाजी ने जानबूझकर तो नहीं किया है ताकि मैं और वैदेही एक ही रूम में सोए? दादाजी का भी बहुत दिमाग चलता है। मुझे जल्दी से जल्दी इस शादी से निपटकर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, वरना अगर ज्यादा दिन मैं यहाँ रुका तो शायद वैदेही को दादाजी के मुंह से ही सारी सच्चाई पता चल जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अर्थ मन में सोचता हुआ दादाजी को फोन लगाने लगता है। इधर दादाजी बाहर गार्डन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके फोन पर अर्थ का फोन आ रहा है। उन्हें अच्छे से पता है कि अर्थ अगर अपना मील स्किप करता है तो उसके साथ क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उन्होंने अर्थ का फोन उठाने से पहले ही अपने सर्वेंट को कमांड दी कि वो जाकर अर्थ का रूम अनलॉक कर दे। इसके बाद दादाजी ने अर्थ का फोन उठाया। बोलो बेटा, एक घर में रहते हुए भी तुम्हें मुझसे फोन पर बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? दादाजी ने चुटकी लेते हुए कहा। दादाजी, अब दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि मैं आप ही का पोता हूँ। मुझे पता है आपने रात से मेरे रूम का डोर लॉक कर रखा है। आप कब बड़े होंगे दादाजी? बेटा, मुझे ऐसे ही जीने दे। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है, और वैसे भी मैं तेरी तरह टेस्टलेस जिंदगी नहीं जीना चाहता। सही कहती है वैदेही, एकदम बोरिंग इंसान है तू। दादाजी ने अर्थ को आईना दिखाते हुए कहा। क्या कहा आपने? वैदेही ने मेरे बारे में ऐसा कहा कि मैं बोरिंग इंसान हूँ? अर्थ ने थोड़े गुस्से में कहा। उसने जो बोला सही बोला, तू सच में बोरिंग इंसान है। अब तू उससे इस बात पर लड़ मत बैठना। हेलो हेलो हेलो, लगता है काट दिया गुस्से में। दादाजी ये बोलते हुए फोन को टेबल पर रख देते हैं और अब फिर से वो चाय की चुस्की लेने लगते हैं। दादाजी से इतना कहने के बाद अर्थ ने ही अपनी तरफ से कॉल काट दिया। इसी बीच वैदेही वॉशरूम से नहाकर बाहर आई। उसके बाल भीगे हुए हैं और वो उन्हें टॉवल से सुखा रही है। उसने अर्थ को अपनी तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देखते हुए नोटिस किया। अर्थ उसी की तरफ बढ़ रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है इस समय अर्थ के दिमाग में।
और वो आगे क्या करने वाला है वैदेही के साथ, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वैदेही सोच में पड़ जाती है कि आखिर अर्थ क्या करना चाह रहे हैं। अर्थ के हर एक बढ़ते कदम के साथ वैदेही अपने कदम पीछे लेती है। 8 से 10 कदम पीछे हटने के बाद वैदेही के लिए जगह नहीं बचती। वो जाकर अब वॉल से सट जाती है। उसकी पीठ उस ठंडी वॉल से छू रही है, लेकिन जिस तरह से अर्थ उसे देख रहा है उससे ज्यादा घबराहट हो रही है। मैंने क्या कर दिया, वैदेही मन में सोच रही है। तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया है। अर्थ वैदेही को दोनों तरफ से अपने हाथों से घेरते हुए कहता है। उसकी नजरें वैदेही के होठों को ही देख रही है। क्या करने वाले हैं मेरे साथ, वैदेही घबराते हुए पूछती है। वही जो तुम चाहती हो मैं करूं। अर्थ वैदेही को जवाब देता है। और मैं क्या चाहती हूँ, वैदेही एक और सवाल अर्थ से पूछती। तभी अर्थ अपनी उंगली वैदेही के होठों पर रखते हुए कहता है, तुम बोलती बात, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। बोलते हुए अर्थ के होंठ वैदेही की नेक की तरफ बढ़ रहे हैं। वैदेही की गर्दन को छूने से पहले ही अर्थ की सांसें उसकी गर्दन को छू रही है। वैदेही के गीले बालों से पानी की बूंदें उसके कपड़ों को भिगा रही है। वैदेही इस एहसास से कि अर्थ उसके इतना करीब है अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अर्थ ने वैदेही के अंदर एक सनसनाहट सी पैदा कर दी है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है और दिल की धड़कनें तो अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज हो चुकी है। इस कुछ पल की नजदीकी ने वैदेही का ये हाल कर दिया है, तो अब अर्थ इससे आगे बढ़ता तो उसका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही अर्थ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। अर्थ के होंठ वैदेही की गर्दन से छू गए हैं। तभी वैदेही जिस टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से अर्थ की शर्ट को कसकर पकड़ लिया है। अर्थ वैदेही की नेक को किस कर रहा है। वैदेही की पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया है, लेकिन अर्थ है कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार अर्थ रुकता है, लेकिन फिर वैदेही को उसी जगह गर्दन पर एक हल्की सी किस करता है और अपने चेहरे को वैदेही के चेहरे के सामने करता है। वैदेही की आंखें अभी भी बंद हैं। कुछ टाइम तक तो अर्थ वैदेही के उस चेहरे को ऐसे ही निहारता रहता है। फिर वो वैदेही का हाथ पकड़ता है और उसे वॉशरूम में मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। वैदेही मिरर के एकदम सामने है और अर्थ ने उसे कमर से पकड़ा हुआ है। तुम्हें जब भी लगे कि मैं एक बोरिंग इंसान हूँ, मेरे बनाए हुए इस मार्क को देख लेना, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और हाँ, जब ये मार्क मिट जाएगा तो मैं तुम्हें दूसरा मार्क दे दूंगा। ये मेरे सिग्नेचर है तुम्हारी बॉडी पर। बोलते हुए अर्थ वैदेही की नाजुक सुराहीदार गर्दन को सहलाने लगता है। वैदेही ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी है। इस समय तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अर्थ से नजरें मिला सके, क्योंकि उसकी तो अर्थ के नजदीक आने से पहले ही हालत खराब हो चुकी है। अर्थ अपने हाथ वैदेही की कमर से हटाता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अब जाकर वैदेही को थोड़ा होश आता है कि अभी अभी क्या हुआ। क्या मतलब था अर्थ का कि वो बोरिंग इंसान नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? शायद कल डाइनिंग टेबल पर उन्होंने सुन लिया होगा। लेकिन क्या करते हैं अर्थ? अगर वो अभी नहीं चाहते तो मेरी तो दिल की धड़कनें ही रुक जाने वाली थी। अब जाकर वैदेही ने अर्थ के बनाए हुए उस मार्क को ढंग से देखा। अर्थ ने वैदेही की गर्दन को किस करते करते एक मार्क उसकी नेक पर बना दिया है, जिसे देखकर वैदेही उस पैशनेट मोमेंट को याद करती रहेगी जो अभी अर्थ और उसके बीच हुआ। इधर अर्थ नीचे आ चुका है। रूम से निकलने से पहले अर्थ ने एक जैकेट डाल ली है, क्योंकि बाहर ठंड है। वो सीधे दादाजी के पास आकर बैठ जाता है। ये सब आपको शोभा नहीं देता दादू, अर्थ दादाजी के सामने बैठते हुए शिकायती टोन में कहता है। क्या कर दिया मैंने? आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है? अर्थ दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है। हाँ, बस तुम दोनों को एक रूम में बंद ही तो किया था। इसमें क्या बुरा किया? आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो। दादाजी अर्थ को समझाते हुए कहते हैं। लेकिन दादू, मैंने आपको बताया था ना कि ये शादी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हुई है। सब तो बताया था आपको। तो क्या हुआ? किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हुई हो, लेकिन तुझे इस शादी को एक मौका देना चाहिए। वैदेही से अच्छी लड़की तुझे जिंदगी भर नहीं मिलने वाली। वो तेरे लिए ही बनी है। बेटा, इस बात को एक्सेप्ट कर ले। दादाजी अर्थ को समझाते हुए कहते हैं।
दादू, मुझे इस टॉपिक पर आप कोई डिस्कशन नहीं करना। आप चाहते हैं कि मैं और वैदेही एक ही रूम में रुके, तो हम एक ही रूम में रुकेंगे, लेकिन प्लीज उसके आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अर्थ दादाजी से कहता है। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो इस बहस को यहीं खत्म करना चाहता है। तभी वैदेही अर्थ की कॉफी लेकर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी उत्सुकता और हल्की सी घबराहट है। उसने एक व्हाइट कलर का हाई नेक स्वेटर पहन लिया है जो उसकी गर्दन को ढके हुए है। वो अर्थ से नजरें नहीं मिला रही है। उसके गालों पर हल्की सी लाली है जो शायद ठंड या फिर अर्थ की नजदीकी की वजह से है। दादू, अब वैदेही से पूछोगे कि एम आई अ बोरिंग पर्सन? अर्थ वैदेही की तरफ देखते हुए कहता है। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे वो वैदेही की प्रतिक्रिया देखना चाहता हो। अब ये मत कहना तूने इस बात के लिए मेरी भूल सी बच्ची को परेशान किया। बेटा, अर्थ की बातों का बुरा मत मानना, बहुत बदमाश है ये। अगर तुझे तंग करे तो मुझे बता देना। दादाजी वैदेही को कॉन्फिडेंस देते हुए कहते हैं। उनकी आवाज में प्यार और हल्की सी चेतावनी है, मानो वो अर्थ को भी एक संदेश दे रहे हो। जी दादाजी, वैदेही मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी आवाज में राहत और थोड़ी खुशी है। और तुम्हारी कॉफी कहाँ है? अर्थ वैदेही से पूछता है। उसकी आवाज में एक सामान्य सा सवाल है। आज मैं दादाजी के साथ पहाड़ी चाय पीऊंगी। ये बोलते हुए वैदेही आकर उन दोनों के साथ बैठ जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। वैदेही के गालों पर ठंड की वजह से आई गुलाबी रंगत उसे और भी खूबसूरत बना रही है। उसकी सादगी और निश्चलता साफ झलक रही है। इसी बीच फार्म हाउस की डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। पूरे वातावरण को फूलों से सजाया जा रहा है। हर तरफ एक उत्सव का माहौल है। घर के बाकी हिस्सों में काफी चहल पहल है। तैयारियां जोरों पर है। वैदेही ने एक नजर अर्थ की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि अर्थ उसे ही देख रहा है। उसकी नजरें वैदेही पर टिकी है, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वैदेही एक बार फिर से अर्थ से नजरें चुरा लेती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही है। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर रही है। इसी बीच दादाजी ने साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, बच्चों, आज मेरे साथ फार्म पर कौन जाएगा? उनकी आवाज में एक उम्मीद है। मैं दादाजी, वैदेही एक्साइटेड होते हुए कहती है। उसकी आवाज में बच्चों जैसा उत्साह है, जैसे उसे एक नया एडवेंचर मिल गया हो। हाँ, आप इसे ही ले जाओ, मुझे कुछ काम है ऑफिस का, तो मैं नहीं आ सकता। अर्थ ने तो साफ साफ मना कर दिया दोनों को। उसकी आवाज में एक बेरुखी और खींच है, जैसे वो इस माहौल से दूर भागना चाहता हो। अर्थ का जवाब सुनकर वैदेही का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अर्थ भी उनके साथ चले। लेकिन अर्थ ने तो साफ साफ मना कर दिया है। जब दादाजी ने वैदेही को उदास होते हुए देखा तो उन्होंने अर्थ से कहा, तेरी शादी हो रही है अर्थ, ये काम की जगह नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ आने के साथ ही तेरा लैपटॉप जब्त हो चुका है। अब तू अगर नहीं चाहता कि तेरा फोन भी जब्त हो जाए तो चुपचाप से हमारे साथ फार्म पर चल। वैसे भी आज मेरा ड्राइवर नहीं आया है और मुझे कोई चाहिए मेरी कार ड्राइव करने के लिए। दादाजी की आवाज ने गरजते हुए कहा। इस आदेश को अर्थ चाहकर भी टाल नहीं सकता। दादू, आपने मुझे ड्राइवर समझाया क्या? वैदेही को भी ड्राइव करनी आती है। आप उससे अपनी कार ड्राइव क्यों नहीं करवा लेते? अर्थ झुंझलाते हुए कहता है। उसकी आवाज में साफ गुस्सा है। वैदेही को पहाड़ियों पर ड्राइव करने का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए तू ही मेरी गाड़ी चलाएगा एंड इट्स फाइनल। दादू ऑर्डरिंग टोन में कहते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और जीत की चमक है। ओके फाइन, अर्थ फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है। उसके चेहरे पर हार साफ दिख रही है, मानो वो अब और बहस नहीं करना चाहता। अर्थ वहां से उठकर अंदर आ चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दादाजी की निगाहें अर्थ का इंतजार कर रही है, साथ चलने के लिए। थोड़ी देर में अर्थ बाहर आता है। हम लोग मेरी कार से चलेंगे, अर्थ अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता है। ओके, चलो बेटा वैदेही। ये बोलते हुए दादाजी ने वैदेही को कार में आगे बैठने के लिए कहा और वो खुद पीछे बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में एक संतुष्टि है। अर्थ ने कार फार्म की तरफ दौड़ा दी है। थोड़ी देर में सब लोग फार्म पहुंच चुके हैं। अर्थ कार से बाहर आकर अपने फोन पर बिजी हो चुका है, जैसे वो दुनिया से कट जाना चाहता हो। वैदेही दादाजी के साथ फार्म के अंदर जा चुकी है। मुड़ मुड़कर उसकी नजरें अर्थ को ही देख रही है कि वो कब आएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और इंतजार है।
लेकिन अर्थ तो ऐसे बिजी है जैसे उसके सारे बिजनेस उस फोन पर ही चल रहे हों। उसे आसपास की कोई परवाह नहीं है। दादाजी ने अर्थ को अपने साथ फार्म पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन अर्थ अभी भी अपने फोन में व्यस्त है। क्या अर्थ का गुस्सा वैदेही और दादाजी के साथ उनके समय को खराब करेगा, या उसकी बेचैनी के पीछे कोई और गहरा कारण है? शादी की रस्में शुरू होने वाली है, अवनी और अतीक भी आने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या देवांश भी वहां आएगा या नहीं, और अगर वो आता है तो आगे क्या कुछ होगा। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ इस समय अतीक से ही बात कर रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच है। अतीक ने अर्थ से कहा, भाई कल मॉर्निंग में मैं और अवनी वहाँ आ जाएंगे। आखिर मेरे भाई की शादी है। उसकी आवाज में गुस्सा है। इतना एक्साइटेड साउंड करने की जरूरत नहीं है। शादी पहले ही हो चुकी है। ये तो बस फॉर्मेलिटी है, दादू की खुशी के लिए। अर्थ थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, जो भी है भाई, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा भाई घोड़ी चढ़कर कैसा लगेगा। अतीक अर्थ को छेड़ते हुए कहता है। ये सुनते ही अर्थ गुस्से में फोन काट देता है। अब उसके कदम दादाजी और वैदेही की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अर्थ के लिए तो वहां आना बोरिंग ही था, जब तक वो वहां वैदेही के साथ नहीं आया था। पिछली बार की तरह वैदेही इस बार भी सेब तोड़कर खाने की कोशिश में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देखते ही अर्थ उससे कहता है, यू विल ब्रेक योर लेग अगर नीचे गिर गई तो। फिर कल मुझे किसी और से शादी करनी होगी। लेकिन वैदेही भी एकदम पक्की है। आपको यहाँ इसीलिए तो लाए हैं ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सको। कल शादी करनी है ना? वैदेही अर्थ से पूछती है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं करनी है तब? अर्थ बोलकर वैदेही के जवाब का इंतजार कर रहा है। तभी वैदेही कहती है, ठीक है, फिर कल पारितोष भी आ रहा है। वो आ रहा है? लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहा है और किसने उसे यहाँ बुलाया? अर्थ चिढ़ते हुए कहता है, दादाजी ने। और किसने? दादाजी ने ही अतीक को बोलकर पारितोष, भाई और मेरी फ्रेंड दर्शिता को हमारी शादी के लिए बुलाया है। वैदेही जवाब देती है, यार ये दादू भी ना। सब ठीक है, लेकिन उस पारितोष को बुलाने की क्या जरूरत थी? अर्थ मन में बड़बड़ा रहा है, लेकिन वैदेही ने अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ लिया है कि पारितोष का आना अर्थ को अच्छा नहीं लग रहा है। अब इस पारितोष को कैसे साफ करूं? और ये अतीक मेरे लिए काम छोड़कर अब दादाजी के लिए काम करने लगा है क्या? अर्थ को सोचते हुए इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पारितोष आकर वैदेही पर अपना हक ना जताए। इधर वैदेही किसी चुलबुली लड़की की तरह इस डाल से उस डाल हो रही है। तभी उसने अपना बैलेंस खो दिया और जोर से उसकी चीख निकल गई। उसे लगा कि शायद आज अर्थ की बात सच हो ही गई है। तभी अर्थ ने उसे आकर थाम लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब तुम बिल्कुल भी पेड़ पर नहीं चढ़ोगी। अर्थ वैदेही को डांटते हुए अपनी गोद से नीचे उतार देता है। फार्म के चक्कर लगाते लगाते उन्हें सुबह से दोपहर हो गई है। असल में वो फार्म काफी बड़ा है। तो अब जब अर्थ ने देखा वैदेही थकने लगी है तो उसने दादाजी से कहा, दादू अगर आप चाहते हैं कि ये लड़की कल शादी करने लायक बचे तो अभी वापस चलो, क्योंकि इसको देखकर नहीं लग रहा कि ये घर जाकर बेड से हिल भी पाएगी। आप अपनी सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन की बात मेरा नाम लेकर बोल रहे हो? वैदेही अर्थ की तरफ आंखें निकालते हुए कहती है। वैदेही को पता है कि अर्थ तो पारितोष के आने के नाम से ही उखड़ चुका है और शायद इसी वजह से इस तरह की रूखी रूखी बातें कर रहा है। लेकिन आखिर कुछ तो वैदेही को ऐसा मिला है जिससे उसे लगा कि अर्थ को उसे लेकर जलन महसूस होती है। तो अब वो यही सोच रही है कि क्या मुझे सच में अर्थ के अंदर की दबी फीलिंग्स को जानने के लिए पारितोष का सहारा लेना चाहिए? लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ पारितोष की हड्डी पसली एक कर दे। बेचारा पारितोष बिना मतलब ही फंस जाएगा। नहीं, मुझे ये प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। वैदेही सोचती सोचती आगे बढ़ी जा रही है। इधर अर्थ को अतीक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों उस पारितोष को वहां लेकर आ रहा है। इतना तो उसे देवांश के आने की खबर से भी फर्क नहीं पड़ रहा था जितना उसे पारितोष के आने की खबर से पड़ रहा है। तो क्या इसका मतलब अर्थ भी वैदेही से प्यार करने लगा है? लेकिन कोई तो चीज है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। वैदेही कार में आकर बैठ जाती है और दादाजी भी। अर्थ अब दोनों को वहां से वापस फार्म हाउस पर ले जा रहा है। दादू, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे भी पूछ लेना चाहिए था कि किसको बुलाना है? आखिर मेरी भी तो शादी है। अर्थ कार ड्राइव करते करते दादाजी से बात कर रहा है।
दादाजी को इस समय कोई आइडिया नहीं है कि आखिर किस बारे में बात हो रही है। तेरे जानने वालों में मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई भी है, और मैं तो ऑलरेडी तेरे पास हूँ। अतीक और अवनी भी कल आने वाले हैं। अब कौन बचा है? बिजनेस एसोसिएट्स को तूने खुद मना किया था बुलाने को। दादाजी एक एक करके सब कुछ अर्थ को याद दिला देते हैं। इसके बाद अर्थ कुछ नहीं बोल पाता है। अर्थ आखिर घर आ चुका है। कार पार्क करने के बाद जैसे ही वैदेही और दादू उसकी कार से बाहर निकलकर घर में जाते हैं तो अर्थ ने अतीक को फोन मिलाया। आर यू मैड? अर्थ गुस्से में पूछता है। भाई, अब मैंने क्या कर दिया? अतीक घबराते हुए पूछता है। पारितोष को यहाँ क्यों बुलाया तूने? अर्थ सीधे सवाल करता है। दादाजी ने कहा था। अतीक जवाब देता है। तो दादू की बातें सुनता है तू आजकल? अर्थ चिढ़ते हुए पूछता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो शायद वैदेही भाभी से पूछकर ही उनके गेस्ट की लिस्ट रेडी हुई थी। मुझे तो बस थमा दी गई कि इन सबको लोकेशन और वेन्यू बता दो, तो मैंने बता दिया। अतीक अर्थ से कहता है। तो कैंसिल कर। अर्थ अतीक से कहता है। तो अतीक कहता है, भाई नॉट पॉसिबल। क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? अर्थ पूछता है। भाई, ऑलरेडी दादाजी की भेजी हुई लोकेशन और इनविटेशन मैंने सबको भेज दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। अतीक अर्थ से कहता है। ये सुनते ही अर्थ दांत पीसते हुए कहता है, तेरा तो हो सकता है। कम, आई एम वेटिंग फॉर यू। अर्थ गुस्से में फोन रख देता है। तो ये मिसेस वैदेही दीवान के गेस्ट है। बोलते हुए अर्थ घर में आ चुका है। उसकी नजरें वैदेही को ही ढूंढ रही है। इतना पेशेंस रखने वाला अर्थ आज इतनी सी बात पर इतना पैनिक क्यों हो रहा है, वो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। अर्थ जब हॉल में आता है तब वैदेही दादाजी के साथ सोफे पर बैठी है। अर्थ ने आव देखा न ताव और जाकर वैदेही का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्थ वैदेही से कहता है। बेटा आराम से, इस तरह से उसका हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रहा है? दादाजी अर्थ की तरफ आंखें निकालते हुए कहते हैं। तो अर्थ जवाब देता है। दादू, मुझे अपनी वाइफ से कुछ जरूरी बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। दादाजी, मैं अभी आती हूँ। अर्थ की बात सुनकर वैदेही दादाजी से कहती है और अर्थ के साथ बढ़ जाती है। अर्थ उसे रूम की तरफ ही ले जा रहा है। उसने वैदेही को रूम में ले जाकर रूम को अंदर से लॉक कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या सोचेंगे? वैदेही अर्थ से घबराते हुए कहती है। दादाजी को पता है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है, सो डोंट क्रिएट अ सीन। अर्थ ने अभी भी वैदेही के हाथ को पकड़ा हुआ है। आपको हुआ क्या है? सुबह से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। वैसे तो आप हमेशा ही अजीब बिहेव करते हो, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। वैदेही अर्थ से पूछती है। तुमने उस पारितोष को यहाँ क्यों बुलाया? अर्थ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वैदेही से सवाल करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो मेरा दोस्त है, जैसे दर्शिता मेरी दोस्त है, तो आपको उसके यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम है? वैदेही पलटकर पूछती है। मुझे उसका तुम्हारे आसपास होना पसंद नहीं है। अर्थ सीधे कहता है। लेकिन क्यों? आपको फर्क ही क्या पड़ता है उसके मेरे आसपास होने से? वैदेही अर्थ से पूछती है जैसे वो उसके अंदर की फीलिंग्स को टटोल रही हो। वो अभी इस बात से अनजान है कि इससे पहले पता नहीं कितनी ही बार उसका पारितोष से मिलने का प्लान खुद अर्थ ने ही स्पॉइल किया था। वैदेही अभी अर्थ को बहुत अच्छे से नहीं जानती है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। ये बोलते हुए अर्थ वैदेही के करीब आ जाता है। अर्थ को अपनी ओर आते देख वैदेही उसे वार्निंग देते हुए कहती है, आप मुझे बिना फीलिंग्स के नहीं छू सकते। क्या सच में? अर्थ ये बोलते हुए वैदेही के बालों से खेलने लगता है। हाँ, वैदेही तेज सांसें लेते हुए कहती है। तभी अर्थ उसे कमर से पकड़ लेता है। अगर तुम मुझे एक बार भी कहोगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्थ वैदेही के कानों के करीब किस करते हुए कहता है। अर्थ की सांसों को अपने कानों में घुलता हुआ वैदेही साफ महसूस कर पा रही। अर्थ के टच ने उसे जैसे हिप्नोटाइज सा कर दिया है। वो जो बोल रहा है वैदेही सिर्फ में ही जवाब दे रही है। अर्थ अब वैदेही की नेक के साथ खेल रहा है। कभी वो उसे अपनी उंगलियों से सहला रहा है तो कभी वो उसे किस कर रहा है। वैदेही की जैकेट जो उसने पहनी थी वो अर्थ ने उतार कर फ्लोर पर फेंक दी है। क्या चाहते हैं मुझसे? वैदेही अपनी मेल्ट होती हुई आवाज में अर्थ से पूछती है। तो अर्थ जवाब देता है, I want you, but you don't love me। वैदेही अर्थ से कहती है। तो अर्थ और भी सिडक्टिव आवाज में वैदेही के कान में कहता है, but I need you। नहीं,
प्लीज डोंट प्ले विद माई इमोशंस, वैदेही धीमी लेकिन रिक्वेस्ट करने वाली टोन में कहती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ अर्थ के हाथ में है और वो जैसे चाहे उसे चला सकता है। लेकिन उन दोनों के बीच के इस एक्सट्रीम अट्रैक्शन को वैदेही ने पहले ही प्यार का नाम दे दिया है, लेकिन अर्थ अभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाह रहा है। अर्थ और वैदेही के बीच की नजदीकियां अब चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन अर्थ अभी भी अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करने से कतरा रहा है। पारितोष के आने की खबर ने अर्थ को इतना विचलित क्यों कर दिया है? क्या ये सिर्फ जलन है? अगले दिन से शादी की रस्में शुरू होने वाली है और देवांश का आना अभी तय नहीं है, लेकिन अगर वो आता है तो क्या होगा? इन सवालों के बीच दो और बड़े राज हैं जिनका खुलना बाकी है। क्या है वो राज? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अर्थ से नजदीकियां वैदेही को अंदर से बेचैन कर रही है, पर अर्थ इससे आगे नहीं बढ़ता है। वो वैदेही से कहता है, मुझे उस पारितोष से कोई डर नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए अर्थ रूम का डोर खोलकर बाहर चला जाता है। वैदेही तो अभी तक सोच ही रही थी कि अभी अभी क्या हुआ है। उसके हाथ पांव फूल गए हैं अर्थ के करीब आने से। वो तो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। अर्थ नीचे आता है और अपनी कार लेकर वो वहां से जा चुका है। अपनी फीलिंग से अनजान कि उसने जो कुछ भी अभी किया वो सब क्यों किया। बिना किसी मंजिल के वो रोड पर अपनी कार दौड़ा रहा है। इधर वैदेही अपने रूम से नीचे आती है और अब दादाजी वैदेही के साथ लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बेटा, अर्थ कहाँ चला गया? कहीं तुम दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हुई? वो तुमसे लड़ तो नहीं रहा था ना? दादाजी चिंता से पूछते हैं। नहीं दादाजी, बस वो मेरे गेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, वैदेही जवाब देती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक है। लेकिन वो इतनी जल्दी में कहाँ चला गया है? मैं पूछता रहा लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। दादाजी कहते हैं। दादाजी आप परेशान ना हो, वो आ जाएंगे। वैदेही दादाजी को कह तो देती है, लेकिन खुद भी वो यही सोच रही है कि अर्थ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। मैं उन्हें और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरे सामने एक पहेली की तरह बनते जा रहे हैं। इसी उधेड़-बुन के बीच शाम हो जाती है, लेकिन अर्थ का कुछ पता नहीं है। दादाजी को भी फिक्र होने लगी है कि अर्थ अचानक से बिना बताए कहाँ चला गया है। वैदेही ने तो फिक्र में खाना तक नहीं खाया है। कल से दोनों की शादी की रस्में शुरू होनी है और अर्थ का कुछ पता ही नहीं है। वैदेही अर्थ का फोन लगातार डायल किए जा रही है, लेकिन अर्थ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रात के 11 बज चुके हैं। वैदेही ने दादाजी को समझाकर सोने के लिए बोल दिया है। उसने दादाजी से झूठ कहा है कि उसकी अर्थ से बात हो चुकी है और वो थोड़े टाइम में आ जाएंगे। ये झूठ वैदेही ने दादाजी की बढ़ती चिंता को देखकर बोला था। दादाजी जा चुके हैं सोने के लिए, लेकिन वैदेही अभी भी हॉल में सोफे पर बैठी है। कभी वो चक्कर काट रही है और कभी सोफे पर बैठकर अर्थ का इंतजार कर रही है। इस बीच उसने कई बार अर्थ को फोन करने की कोशिश की है, लेकिन अर्थ का फोन नहीं लग रहा है। अर्थ का इंतजार करते हुए वैदेही सोफे पर ही सो जाती है। रात के करीब 1 बजे अर्थ घर आता है। उसकी नजर हॉल में सो रही वैदेही पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी को अपना इस तरह इंतजार करते हुए नहीं देखा है। लेकिन जिन जिन चीजों की अर्थ को आदत नहीं है वो सब वैदेही उसके लिए कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद वो बदल जाए। एक सर्वेंट अर्थ से पूछता है, सर आपके लिए खाना लगाना है क्या? नहीं, रहने दो। क्या वैदेही ने खाना खाया? नहीं सर, वो आपका इंतजार कर रही थी, बोल रही थी कि आपके साथ ही खाएंगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। अर्थ उसे भेज देता है। अब अर्थ वैदेही के पास जाकर बैठ जाता है। उसने देखा वैदेही सोफे पर अपने पांव सिकुड़कर सोई हुई है। अर्थ उसके चेहरे से बालों को साइड करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस सब की आदत नहीं है। अर्थ वैदेही को धीमे से अपनी गोद में उठा लेता है। वैदेही सोई हुई है। अर्थ वैदेही को रूम में ले जा रहा है। तभी दादाजी की नजर दोनों पर पड़ती है। वो मन ही मन कहते हैं, बेटा मान या ना मान, प्यार तो तू करता है वैदेही से, और अब तेरे दादा तेरी खुशियों से तुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। दादाजी बहुत खुश हैं अर्थ को वैदेही की यूं परवाह करते हुए देखकर। अर्थ वैदेही को लाकर बेड पर लिटाता है और अब धीमे से उसकी जैकेट निकालकर उसने पास में रखी हुई चेयर पर रखता है। इसके बाद वो आराम से वैदेही का वो हाई नेक स्वेटर भी निकालता है जो वैदेही ने
जैकेट के अंदर पहना है। अर्थ की नजर अपने सुबह बनाए हुए उस लव बाइट पर पड़ती है जो उसे उसकी एरोगेंस की याद दिला रही है। लेकिन जो भी था, वो मोमेंट दोनों के बीच काफी स्पेशल है। अर्थ भी वो सब याद करने से अपने आप को नहीं रोक पाता है। अर्थ एक बार फिर से झुककर वैदेही की नेक को किस कर लेता है जहां उसने सुबह वो मार्क बनाया है। वैदेही गहरी नींद में है और इस सबसे अनजान है। अब अर्थ वैदेही को ब्लैंकेट उठाता है और खुद वो कपड़े चेंज करने चला जाता है। अर्थ भी आकर वैदेही की बगल में लेट जाता है। कल का दिन दोनों के लिए पता नहीं अपने आप में क्या छिपाए हुए है, लेकिन जो भी है वो दोनों को साथ मिलकर ही फेस करना है। अब अर्थ ने वैदेही का हाथ थामा है तो जिंदगी भर के लिए, लेकिन ये फैसला वैदेही का ही होना है कि अगर उसे अर्थ की सच्चाई का पता चलता है तो वो क्या करेगी। क्या वो उसे छोड़ देगी या फिर उसकी तकलीफ को समझते हुए उसे अपनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल तो वैदेही और अर्थ दोनों एक दूसरे के करीब ही सोए हैं। सुबह वैदेही की आंख अर्थ से पहले खुलती है। उसने अर्थ को अपने करीब देखा तो उसकी जान में जान आ गई। अपने आप को रूम में बेड पर सोते देखकर ही वो समझ जाती है कि उसे यहाँ तक अर्थ ही लेकर आया है। वैदेही अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ती है और वो अर्थ के माथे को चूम लेती है। कितने क्यूट और इनोसेंट लगते हो सोते हुए, और जागने के बाद किसी भूखे शेर से कम नहीं लगते। वैदेही बोलते हुए अर्थ के बालों में उंगलियां फिरा रही है जब अर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। भूखा शेर, रियली? ये बोलते हुए अर्थ साइलेंस तोड़ता है। उसकी आंखें वैदेही को ही निहार रही है। सुबह सुबह उसका चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा है। वो उसको अपने नीचे करता है और वो उसके ऊपर झुक जाता है। तुमने जो कल रात किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वैदेही घबराते हुए सोचती है। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अर्थ वैदेही की तरफ देखते हुए कहता है। तो आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? वैदेही का शिकायत मोड ऑन हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था? सोचना भी मत, वरना। वैदेही अपनी प्यारी सी स्वीट सी आवाज में अर्थ दीवान को धमकी देने की हिम्मत कर रही है। वरना क्या कर लोगी तुम? अर्थ भी वैदेही से उसी अंदाज में पूछता है। जहां भी आप जाओगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। लगता है मैंने एक चिपकू लड़की से शादी कर ली है। सोचना पड़ेगा इस बारे में। अब सोचने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे आप कहते हो कि मैं आपकी हूँ, तो ऐसे ही आज मैं भी बोलती हूँ कि ये खड़ूस, गुस्सैल और केयरिंग इंसान मिस्टर अर्थ दीवान सिर्फ मेरे हैं। ये बोलते हुए वैदेही अर्थ की चेस्ट को अपनी उंगली से पोक करती है। अर्थ को वैदेही की ये अदा बहुत भा रही है। न जाने ऐसे कितने ही जिंदगी के रंगों से वो अनजान है जो वो अब वैदेही के साथ रहकर वो जी रहा है। इससे पहले अर्थ ने कभी किसी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, और 16 साल की उम्र से जब से उसे वैदेही का पता चला था तब से वो वैदेही को पाना चाहता है। इसके पीछे उसका बदला लेने का जुनून और उसकी जिद है, ना कि प्यार। लेकिन अब वैदेही को पा लेने के बाद अर्थ वैदेही को जानने लगा है। अब आप हटेंगे मेरे ऊपर से? मुझे आज बहुत से काम है। आफ्टर ऑल मैं ब्राइड हूँ। बोलते हुए वैदेही अर्थ को अपने ऊपर से साइड में धकेल देती है। वैदेही अपने लिए वार्डरोब से कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। अर्थ अभी भी बेड पर लेटा हुआ वैदेही की बातों के बारे में ही सोच रहा है। वैदेही नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है और दौड़ती हुई रूम से बाहर नीचे चली जाती है। अर्थ उसे वॉशरूम से आते और फिर नीचे जाते हुए देखकर एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। वो नोटिस करता है कि जब से वैदेही उसके साथ सो रही है, उसे आने वाले उस सपने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, बल्कि ना के बराबर ही हो गई है। ऐसा क्या जादू है वैदेही की प्रेजेंस में जो अर्थ को उसकी बुरी यादों से धीरे धीरे दूर कर रहा है? वैदेही दादाजी के लिए चाय और अर्थ के लिए कॉफी बनाती है। दादाजी को चाय देने के बाद वो अर्थ को कॉफी देने के लिए अपने रूम में आती है। उसने अर्थ की आदत खराब कर दी है कि वो उसकी मॉर्निंग कॉफी के बिना अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता। अर्थ अभी भी सोया हुआ है। तभी वैदेही अर्थ को उठाती है। उठ जाइए, सब लोग कुछ टाइम में आने शुरू हो जाएंगे और आपका फेवरेट पारितोष भी आने वाला है। पारितोष का नाम सुनकर अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। लगता है सबसे ज्यादा तुम्हें उसी का इंतजार है। अर्थ चिढ़ते हुए कहता है। आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और दर्शिता मेरे कॉलेज टाइम की दोस्त है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं। अर्थ गुस्से में वैदेही से कहता है। वैदेही ने अर्थ को सच में गुस्सा होते हुए देखा तो उसने आगे कुछ नहीं कहा।
वैदेही रूम से बाहर आ गई। तभी गेस्ट के आने का सिलसिला चल पड़ता है। सबसे पहले अतीक और अवनी वहां आते हैं। अवनी आकर वैदेही से गले मिलती है। कैसी हो भाभी आप? आई एम गुड, तुम कैसी हो? वैदेही बात तो अवनी से कर रही है, लेकिन उसकी नजरें अपने भाई देवांश को ही ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक देवांश वहां नहीं आया है। भाभी, वो मिस्टर देवांश की कोई मीटिंग थी, तो वो शायद थोड़ा लेट आएंगे। अवनी वैदेही की नजरों को समझते हुए कहती है। अर्थ की वजह से दोनों भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, लेकिन इस दीवार को सिर्फ देवांश ही तोड़ सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ अर्थ ने बता दिया है। इसी बीच अर्थ भी नीचे आ पहुंचता है। उसकी नजरें अतीक को बहुत ही गुस्से से घूर रही है, जैसे वो उसे अभी खा जाएगा। तभी उसकी नजरें अतीक से हटकर उसके साइड से अंदर आते हुए पारितोष पर पड़ती है। उसे देखते ही अर्थ के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, आ गई मुसीबत। अर्थ और पारितोष सामने होंगे तो कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या अर्थ अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएगा, या इस बार उसकी जलन कोई नया बवाल खड़ा कर देगी? देवांश अभी तक आया नहीं है। क्या वो शादी की रस्मों से पहले वहां पहुंचेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।